हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में आई मूवी जिसका नाम है द वे बैक। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगा। ये बात है 1940 की, जब रशिया ने पोलैंड को अटैक किया था और पूरा पोलैंड कब्जा कर लिया था। पहले तो उन लोगों ने एक काम शुरू किया। पोलैंड के जितने भी नागरिक थे, उनमें से जो लोग स्टालिन को नहीं मानते थे, अर्थात जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानते थे, उन लोगों को चुन चुन के पकड़ा। किसी किसी को तो गोली मार दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया और किसी को फांसी पर लटकाया गया। आज हम आप लोगों को वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा। ये कहानी है उन लोगों की जिन लोगों ने साइबेरिया के जेल से भाग के लगभग 6400 किलोमीटर पैदल चल के इंडिया आए थे दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए। वो लोग भागते हुए साइबेरिया से लेकर मंगोलिया, मंगोलिया से लेकर चीन और फिर चीन से इंडिया, इतने दूर तक उन लोगों ने सफर किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को पकड़ कर लाया गया है और उसे कागज पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके सामने एक रशियन ऑफिसर बैठा है। वो साइन करने से इनकार कर देते हैं और फिर उसके सामने एक महिला को लाया जाता है। दरअसल ये महिला उसकी पत्नी है। आदमी का नाम है यानुस। ये आदमी एक पोलैंड के नागरिक है। फिर उस महिला से पूछताछ शुरू की जाती है। वो महिला मतलब यानुस की पत्नी वो बोलती है, मेरे पति स्टालिन को पसंद नहीं करते हैं और तो और वो कम्युनिस्ट पार्टी को भी पसंद नहीं करते हैं और दूसरे देश में जाके वो जासूसी का काम करते हैं। लेकिन ये सच नहीं था। दरअसल उसे किसी तरह झूठे केस में फंसाया गया था। फिर हम देखते हैं उसे साइबेरिया के एक जेल में भेज दिया गया है, जहाँ चारों तरफ बर्फीले रेगिस्तान है। ये कोई जेल नहीं, ये एक नरक है, जहाँ इंसानों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। वो लोग जेल में पहुँचते ही वहाँ के जेलर उन लोगों को बोलते हैं, ये पूरा साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है, तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। अगर भागने की कोशिश की तो हमारे सैनिक तुम्हें गोली मार देंगे और अगर गोली से बच सके तो बर्फीले तूफान तुम्हारी जान ले लेगा। अगर उससे भी बच गए तो जंगली जानवर तुम्हें नोच खाएंगे। अगर फिर भी बच निकले तो यहाँ के स्थानीय लोग तुम्हें गोली मार देंगे। यहाँ से भागने का मतलब है मौत को गले लगाना, इसलिए कोई भी भागने की कोशिश मत करना। वहाँ पहुँचते ही पहले सारे कैदियों का सर मुड़ा देते हैं। उसके बाद ठंड से बचने के लिए उन लोगों को कपड़ा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यानुस एक बुरे आदमी को खाना खिला रहा होता है। ये देख के एक अमेरिकी बुढ़ा बोलते हैं, तुम्हारी रहम दिली एक दिन तुम्हारी जान ले लेगी, इसलिए किसी के ऊपर रहम मत करो। तभी यानुस की मुलाकात एक आदमी से होता है। वो आदमी पोलैंड के ही नागरिक थे। वो अपना परिचय देते हैं। उसका नाम था खबरडॉफ। दरअसल वो एक एक्टर था। वो फिल्मों में काम करता था। एक बार उसने एक फिल्म में एक अमीर आदमी की रोल प्ले किया था और सिर्फ इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद यानुस देखते हैं कुछ गुंडे माफिया जैसे देखने वाले लोग पत्ते खेल रहे हैं। तभी रॉफ यानुस को बोलते हैं, इन लोगों की तरफ मत देखो, ये सब चोर है, गुंडे हैं, खून करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन ये सब रशियन है। जिसके कान पर सिगरेट लगा हुआ है वो इतना खतरनाक है कि यहाँ के गार्ड भी उनसे डरते हैं। दरअसल यहाँ कपड़े और खाने के बदले में जुआ खिलाया जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उड़ के आदमी जुए में हार जाता है। फिर वो एक कैदी को उसका स्वेटर और जैकेट देने के लिए बोलते हैं। वो जैकेट देने के लिए तो राजी हो जाता है, लेकिन स्वेटर देने से इनकार करते हैं क्योंकि रात को बहुत ठंड पड़ती है। ये सुनने के बाद वो उड़ के आदमी अपना चाकू निकालता है और सबके सामने ही उसके पेट में चाकू मार देते हैं। फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह काम करने के लिए लाया जाता है। यानुस पहाड़ की तरफ देखते हैं और वहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन वो अमेरिकी बुढ़ा आदमी उसके दिल की बात को भाव लेते हैं। उस जेल में एक आर्टिस्ट भी था जो तरह तरह की स्केच बनाता था और एक आदमी था जो कि कहानी सुनाने में मशहूर था और वो बीच बीच में जोक मारता था। यानुस एक जगह बैठे थे और तभी रॉफ आ जाते हैं। वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। दो दिनों बाहर जाते ही रॉफ यानुस से इस जेल से भागने की प्लान साझा करते हैं। रॉफ यानुस से बोलते हैं, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर बैकाल झील है। अगर हम बैकाल झील तक पहुँच पाए तो वहाँ से और 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब हमको मंगोलिया मिल जाएगा, यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनने के बाद यानुस के दिल के अंदर बुझती हुई भागने की चिंगारी और भी तेजी से जलने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले ही दिन वो लोग काम से जेल लौट रहे थे। तभी उन लोगों को बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है। तूफान इतना तेज था कि दो लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। गार्ड्स उन लोगों को वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अमेरिकी बुढ़ा गार्ड्स को बोलते हैं, अगर हम खुले में रहे तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गार्ड्स अपना बंदूक निकालते हैं और उसे बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, अगर तुमने ज्यादा चालाकी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन वो अमेरिकी बुढ़ा आदमी गोली से मारना पसंद किया। वो सीधा जंगल की तरफ जाने लगे। गार्ड्स उस बुढ़े को वार्निंग दे रहे थे, अगर तुमने एक कदम भी जंगल की तरफ आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन वो सुनने वालों में से नहीं था। वो सीधा जंगल की तरफ जा ही रहा था। ये देखने के बाद गार्ड्स को लगता है अगर वो लोग बाहर रहेंगे तो सब लोग मर जाएंगे, इसलिए वो सबको जंगल की तरफ जाने को बोलते हैं। सब लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक कुछ लोगों की मौत हो गई थी। वो लोग ठंड से मर गए थे। फिर सब लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और ढेर सारा लकड़ी का जुगाड़ करते हैं और एक दीवार जैसा बनाता है ताकि उस तूफान को थोड़ा सा भी रोका जा सके, और इसी तरह वो लोग जान बचा लेते हैं। तभी हम लोग को पता लगता है उस अमेरिकी बुढ़े का नाम है मिस्टर स्मिथ। उसके बाद हम देखते हैं यानुस के साथ साथ और भी कुछ लोगों को खदान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ यानुस का दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद वो अमेरिकी बुढ़ा उसे संभाल लेते हैं। तब यानुस उस बुढ़े से
उस जेल से भागने के बारे में बोलते हैं। तब वो अमेरिकी बुढ़ा उसे बोलता है, ये बात तुम्हें शायद खबर रखने बोली होगी, ये बात झूठ है। वो भागने की प्लान नहीं बना रहा है, बल्कि वो नए कैदी से इसी तरह दोस्ती करते हैं। ये सुन के यानुस का दिल टूट जाता है। अगली रात यानुस रॉब से बहस करने लगते हैं। यानुस रॉब से बोलते हैं, यही सही मौका है यहाँ से भागने का, अगर तुम चाहो तो हम भाग सकते हैं। और तो और वो अमेरिकी बुढ़ा भी हमारे साथ है। लेकिन रॉब जाने से मना कर देते हैं। वो किसी तरह बात को टाल रहा था, क्योंकि वो जानता था जब तक वो लोग जेल में है तब तक वो लोग जिंदा है। अगर जेल से भागा तो वो लोग मर जाएगा। बिना खाना पानी और इस बेदर्दी मौसम उन लोगों का जान ले लेगा। लेकिन ये खबर जेल के अंदर बहुत सारे लोगों को पता चल गया था। वहाँ एक लड़का जाने के लिए जिद करता है, लेकिन वो आर्टिस्ट उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो रात को देख नहीं पाता है। तब वो लड़का बोलता है, मैं रात को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं दिन को देख सकता हूँ। रात को मैं तुम्हारा कंधे पकड़ के जाऊंगा, लेकिन दिन में मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो लोग जेल से भागने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के पास एक घड़ी आ जाता है, लेकिन वो घड़ी खराब था। वो लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। जब गार्ड्स बदल दिए जाएंगे तब वो लोग जनरेटर ऑफ कर देगा, ताकि पूरा का पूरा जल अंधेरा हो जाए और उन लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होगा। रात को वो लोग भागने की इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो उड़की आदमी जिसका नाम बलगा है, वो यानुस के गले में चाकू लगाता है और बोलता है, मुझे भी साथ ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलता है, मैं उन माफिया लोगों से बहुत सारा उधार ले चुका हूँ, अगर मैंने उधार चुकता नहीं किया तो वो लोग मेरा सिर काट लेगा, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। देखो मेरे पास चाकू है और रास्ते में जाते जाते इस चाकू की जरूरत होगी। यानुस के पास कोई रास्ता भी नहीं था और जनरेटर बंद होते ही वो लोग जेल से भाग जाते हैं। गार्ड्स उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। तेज तूफान चल रहा था। वो लोग भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन उन लोगों को रुकना नहीं है। अगर वो लोग रुक गए तो वो लोग मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगले सुबह वो लोग एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं। सब लोग अपना अपना खाना निकालता है, क्योंकि सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा और जिंदा भी रहना पड़ेगा। तभी उन लोगों को पता चलता है बलका जो जैकेट पहना है वो जैकेट रॉब का है। बलका से पूछने पे वो कहते हैं, रॉब हमारे प्लान के बारे में गार्ड्स को इन्फॉर्म करना जरूर है, लेकिन टेंशन मत करो, मैंने सारा मामला संभाल लिया है। इसका मतलब यह था शायद बलगा ने रॉब को मार डाला है। फिर एक जगह यानुस सूरज को देख के रास्ते की दिशा ठीक करता है। बलगा यह सब देख रहा था। फिर रास्ते में जाते जाते बलगा यानुस को बॉस बुलाता है। वो यानुस से बोलते हैं, अगर तुम्हारे सामने मौत भी आ गया तो पहले उससे मैं मुकाबला करूंगा। मैं और मेरा चाकू तुम्हारे साथ है, तुम मेरे बॉस हो। फिर वो लोग एक जगह एक कागज पे काल्पनिक नक्शा बनाता है। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही हफ्ते का खाना बचा है। बलगा उन लोगों को खाना जुगाड़ करने का एक आइडिया देता है। वो बोलता है, अगर हम लोग गांव के आसपास के रास्ते से जाएंगे तो मैं वहाँ से खाना चुरा सकता हूँ। तब यानुस बलगा को बोलते हैं, अगर हम गांव के रास्ते से जाएंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया होगा कि हम जेल से भाग चुके हैं। फिर वो लोग आग जलाने के लिए जंगल की तरफ लकड़ी ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग लौट आते हैं और आग जलाता है, लेकिन उन लोगों में से एक आदमी मिसिंग था। उसका नाम था काजिक, जिसे रात को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो लोग फिर से जंगल की तरफ ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के अंदर काजिक चिल्ला रहा था, यानुस तुम कहाँ पे हो? लेकिन वो लोग काजिक को ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर सुबह होते ही वो लोग देखते हैं काजिक मर गया है, उसका सारा शरीर ठंड से जम गया है। फिर वो लोग काजिक को एक जगह दफना देते हैं। अब वो लोग साइबेरिया से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई खाना नहीं है, इसलिए वो लोग कीड़े मकोड़े ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। कोई पंछियों के घोंसले से अंडा निकाल के खा रहा है। भूख और प्यास उन लोगों के दिमाग को चिड़चिड़ा बना दिया था। रात को बलगा यानुस से बोलते हैं, अगर ये जोकर और ये आर्टिस्ट में से कोई मर जाएगा तो बलगा उसे खा लेगा। आर्टिस्ट खाना बनाता है, इसलिए जोकर मतलब जो कहानी सुना रहा था, अगर वो मर गया तो सही होगा, आदमी भी कम हो जाएगा और खाना भी बच जाएगा। लेकिन यानुस उसे बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो और इसके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि हम झील के नजदीक आ चुके हैं और 2-3 दिन चलने पर हमें झील मिल जाएगा और वहाँ ढेर सारा खाना होगा, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद हम देखते हैं देर रात को स्मिथ यानुस और बलगा को नींद से जगाता है। वो लोग देखते हैं एक जगह कुछ भेड़िया एक प्राणी को मार के खा रहे हैं। तब सब लोग मिलके उस भेड़िया को भगाने लगते हैं और किसी तरह भेड़िया को भगा देते हैं। भेड़िया भाग जाते ही उस प्राणी के कच्चा मांस ही वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह होते ही यानुस सबको बोलते हैं, मैं झील ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर लौट आया तो ठीक है, और अगर मैं नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। जाते समय स्मिथ यानुस को कुछ खाना देते हैं और बोलते हैं जिंदा लौट के आना। लेकिन झील ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था, उसे बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश उसका रास्ता रोक लेता है तो कभी पहाड़ के ऊपर खबर रास्ते, लेकिन आखिर कुछ भी हो उसे मंजिल मिल ही जाता है। वो जब अपने साथियों के पास लौट आता है तब उसका हालत बहुत खराब हो चुका था। फिर वहाँ वो एक दिन रेस्ट करने के बाद उसके साथियों के साथ झील की तरफ रवाना हो जाते हैं। सब लोग भूखे और प्यासे थे। फिर वो लोग झील के पास जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि शायद उन लोगों का कोई पीछा कर रहा है और फिर वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उन लोगों को खबर दे दिया तो रसियन सैनिक उन लोगों को पकड़ लेगा। इसलिए वो लोग उसको पकड़ने का प्लान बनाता है। यानुस बलगा को पीछे के रास्ते से घेरने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं, एक औरत है। दरअसल औरत भी नहीं, वो एक लड़की है। बलगा उसे मारने वाला था, लेकिन यानुस उसे रोक लेते हैं। फिर यानुस उस लड़की से पूछताछ करते हैं और अपने साथियों से बोलते हैं कि वो लड़की पोलैंड से है, वो मेरी तरह पुलिस है, हमें उसे भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी भूखी है। वो लड़की खाना और पानी के लिए कुछ दिनों से हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई भी उसे साथ लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो लोग फिर से अपने रास्ते चल पड़ता है।
वो लोग झील किनारे पहुंचते ही देखते हैं एक हिरन दलदल में फंस चुका है। ये देख वो लोग हिरन को घेर लेते हैं। वो लोग उस हिरन को मारने के बाद पकाने के लिए ले आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रात को उस लड़की को लेके आते हैं। वो लड़की कई दिनों से भूखी थी। इस लड़के का नाम है मीराना। अगले सुबह झील के पानी में वो लोग कपड़ा धोते हैं और सब लोग अपना दाढ़ी शेविंग करते हैं ताकि किसी गांव वालों को पता न लगे कि ये लोग अपराधी है। फिर हम देखते हैं उन लोगों के सामने एक नदी आता है और उस नदी के पानी के ऊपर एक बर्फ की सतह है। अचानक वो लड़की बर्फ के ऊपर से दौड़ के नदी को पार कर लेते हैं और ये देख वो लोग भी नदी को पार कर लेते हैं। रास्ते में जाते जाते वो लड़की स्मिथ को अपनी दास्तां सुनाती है। वो बोलती है, मैं एक किसान की बेटी हूँ। जब रसियन हमारे गांव में आए तब हमारे फसल को लूट के ले गए और हमारे खेत को जला दिया। मेरे माता पिता ने मुझे छिपा दिया था। जब मैं बाहर निकल कर देखी तो मेरे माता पिता मर चुके थे। लेकिन स्मिथ उसे बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो लोग कुत्ते की आवाज सुन के एक झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं गाँव के बाहर से ही जाना होगा क्योंकि अंदर कुत्ते हैं। अगर उन लोगों को समझ में आ गया कि हम कैदी है तो वो लोग हमें मार देंगे। फिर वो लोग जंगल के रास्ते से होकर चलने लगते हैं। अंधेरा होते ही वो लोग देखते हैं वो उड़के आदमी जिसका नाम बलगा है वो गायब हो चुका है। वो लोग सोच रहे थे कि बलगा कहाँ गया होगा। कोई तो ये भी बोल रहा था कि यही सबसे अच्छा मौका है उससे पीछा छुड़ाने का। वो लोग जाने ही वाले थे और तभी बलगा वहाँ पहुँच जाते हैं। स्मिथ बलगा को भला बुरा सुना रहा था। बलगा बोलते हैं, जो कुत्ता भौंक रहा था मैंने उस कुत्ते को मार डाला। अगर हमें जिंदा रहना है तो खाने की इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उस कुत्ते को मार डाला। अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, लेकिन मैं तो खाऊंगा। फिर वो लोग कुत्ते को पकाना शुरू कर देते हैं और तभी बलगा एक गाना गा रहा था। वो गाना सुनने के बाद वो लड़की भी उसके साथ ही गाना गा रहा था। तब बलगा उस लड़की को बोलते हैं, ये भी एक रसियन लड़की है। यानी से उस लड़की से पूछते हैं, तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? जवाब में वो लड़की बोलती है, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप लोग मुझे साथ में नहीं लेते और मैं बिना खाना और पानी के मर जाती, इसलिए मैंने झूठ बोली। अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह छिपे हुए हैं और दूर से कुछ लोगों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे। वो मच्छर उन लोगों को काट रहा था। वो लोग मच्छर से बचने के लिए एक जगह आग लगाता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तो और ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों को मच्छर काट नहीं रहा था। जिसका नाम जुआन है वो दौड़ के एक लोकल लोगों के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, आपको क्यों मच्छर काट नहीं रहा है? फिर वो आदमी जुआन के गले में एक जड़ी बूटी जैसा कुछ बांध देते हैं जिससे उसको मच्छर काटना बंद कर देता है। और फिर सब लोग अपने गले में वो जड़ी बूटी बांध लेते हैं। अब उन लोगों को मंगोलिया की तरफ जाना पड़ेगा, लगभग 500 किलोमीटर। रास्ते में जाते जाते स्मिथ के साथ उस लड़की की दोस्ती बढ़ जाती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि स्मिथ एक इंजीनियर थे और रसियन ने उनके बेटे को मार डाला था। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक रेलवे लाइन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रसियन सैनिक पहरा दे रहे थे। अगर वो लोग वो रेल पटरी पार कर पाएंगे तो 4-5 दिन चलने के बाद उन लोगों को मंगोलिया की बॉर्डर मिल जाएगा। इसलिए वो लोग रात को रेलवे लाइन पार करने का सोचता है। वो लोग जब रात को रेलवे लाइन पार कर रहे थे तब सब लोग रशियन बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ बलगा ही रुक जाता है। यानोस बलगा से पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहते हो? तो बलगा बोलते हैं, ये मेरा देश है, मैं यही रहूंगा, मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, मैं यहाँ वहाँ छिपता फिरूंगा, इसलिए यानोस तुम जाओ, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। और फिर यानोस बलगा को अलविदा कह के चलने लगते हैं। वो लोग नदी के पास से होकर जा रहे थे। सिर्फ कुछ घंटों के चलने पर उन लोगों को मंगोलिया के बॉर्डर मिल जाएगा। वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बदनसीबी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। वो लोग देखते हैं कि मंगोलिया भी कम्युनिस्ट सरकार के कब्जे में है। वो लोग 1000 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ मंगोलिया तक पहुँच गए थे, लेकिन वो लोग अब क्या करेगा समझ में नहीं पा रहे थे। उन लोगों के आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अब उन लोगों के पास छिपने का कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर वो लोग फिर से चलने लगते हैं, क्योंकि मंगोलिया के लोगों को तो पता नहीं है कि वो लोग जेल से भाग के आए हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक मंदिर दिखाई देता है। वो एक बुद्धिस्ट मंदिर था। वो लोग सोच रहे थे अगर वो लोग मंदिर चले जाएंगे तो शायद मंदिर में रहने के लिए जगह मिल जाएगा, लेकिन मंदिर पहुंचते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं जमीन पे कुछ इंसानों का कंकाल पड़ा है और उन कंकालों की खोपड़ी पर गोलियों का निशान है। फिर वो लोग देखते हैं एक बुद्ध की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया गया है। वो रसियन लड़की पूछती है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था? तब वो लटवियन आदमी बोलते हैं, कम्युनिस्ट वाले किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी मजहब को नहीं मानते हैं। वो लोग ऐसा रशिया में भी किए थे। मंदिर को तोड़ दिया गया था, चर्च को भी तोड़ दिया गया था और प्रीस्ट को सबके सामने गोली मार दिया गया था। यहाँ पर भी शायद वही हुआ होगा। फिर वो लटवियन आदमी बोलते हैं, मैं भी एक प्रीस्ट था, मैंने अपना जान बचाने के लिए एक गार्ड को मार डाला था, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। फिर वो लोग एक जगह बैठकर खाना बनाते हैं और चाइना जाने की सोचते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ बोलते हैं चाइना के लोग अभी जापान से लड़ रहे हैं तो हम लोगों को चाइना जाना शायद ठीक नहीं होगा। तब यानोस बोलते हैं, हम तिब्बत भी तो जा सकते हैं, तिब्बत के राजधानी लासा जा सकते हैं और फिर वहाँ से हम इंडिया जा सकते हैं, लेकिन इंडिया जाने के लिए हम लोगों को हिमालय पार करना पड़ेगा। और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं तिब्बत की तरफ। वो लोग चलते चलते एक दूसरे को खाना बनाने की रेसिपी बोल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। वो लोग देखते हैं कुछ घुड़सवार उन लोगों की तरफ आ रहा है। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। वो घुड़सवार उनसे पूछते हैं, क्या तुम लोग रशियन हो? तब स्मिथ बोलते हैं, नहीं, हम अमेरिका से आए हैं और ये मेरी बेटी है। तब वो घुड़सवार पूछते हैं, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? स्मिथ बोलते हैं, हम तीर्थयात्री है, हम लोग लासा जाना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग फिर से उस घुड़सवार के बेटे से मिलते हैं और पानी मांगते हैं और फिर वो पानी दे के चले जाते हैं।
लेकिन आगे की रास्ता उन लोगों का और भी कठिन था। वो लोग दिन रात चलते ही जा रहे थे, मानो रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। वो लोग खाने के लिए कीड़े मकोड़े ढूंढ रहे थे। एक समय ऐसा भी आता है जब उन लोगों के पास कोई पानी नहीं था। वो लोग प्यासे मर रहे थे। स्मिथ बोलते हैं सामने पेड़ है तो शायद पानी भी होगा। यानुस बोलते हैं हम लोगों को दक्षिण की तरफ जाना होगा, लेकिन वो लोग यानुस की बात ना सुन के पूरब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। यानुस भी और कोई रास्ता ना देख उन लोगों के साथ चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को पंछी दिखाई देता है और वो लोग खुशी से झूम उठते हैं, मानो कि उन लोगों को भगवान मिल गया है, क्योंकि जहाँ पंछी है वहाँ तो पानी होगा ही होगा। वो लोग जी जान से दौड़ रहे थे। फिर उन लोगों को एक कुआं मिलता है और उस कुएं में ढेर सारा पानी था। वो लोग पागलों की तरह पानी पी रहे थे। फिर वो लोग एक जगह आराम करने लगते हैं। इधर यानुस सूरज की धूप में दिशा ढूंढ रहा था। उन लोगों को पानी तो मिल गया था, लेकिन खाने की कमी थी। वो लोग वहाँ पे रहने के लिए सोच रहे थे, लेकिन खाने के बगैर वो लोग मर जाएंगे। अगले ही दिन वो लोग एक एक करके सब लोग नहा लेते हैं और अपने बर्तन और चमड़े की थैली में पानी भर लेते हैं, ताकि रास्ते में उन लोगों को पानी की कमी न पड़ जाए। लेकिन आगे चल के उन लोगों के साथ और भी बुरा होने वाला था। वो लोग देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इस पर जिंदा बचना नामुमकिन है। फिर वो लोग अपना जान बचाने के लिए एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन वो लोग जिंदा बच जाते हैं और अगले दिन वो लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। लेकिन चलते चलते वो लड़की बीमार हो जाती है और फिर खाना और पानी की कमी की वजह से फिर वो लड़की मर जाती है और वो लोग उसे एक जगह दफना देते हैं। अब वो लोग सिर्फ 5 आदमी थे। वो लोग इतना रास्ता पैदल चल के आए थे कि उन लोगों का कदम भी साथ नहीं दे रहा था। पैरों में घाव आने लगे थे, लेकिन उन लोगों को रोकना नहीं है, सिर्फ चलते ही जाना है। फिर हम देखते हैं रात को वो लोग थॉमस की पेंटिंग देख रहे थे। थॉमस भी बीमार हो गया था। अगले सुबह हम देखते हैं थॉमस गुजर गए हैं। अब वो लोग सिर्फ 4 बचे हैं। अब उन लोगों के सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ तक पहुंचना होगा उन लोगों को। यानुस स्मिथ से बोलते हैं उठो और चलो, लेकिन स्मिथ बोलते हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे छोड़ के तुम लोग चले जाओ। फिर जुरन और वो पादरी आगे चले जाते हैं। मिस्टर स्मिथ और यानुस पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही वो लोग देखते हैं एक सांप उन लोगों के पास से ही गुजर रहा है। जुआन उस सांप का पीछा करने लगता है। फिर जुआन सबको बुलाता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी की जगह कीचड़ था। फिर वो लोग सांप को ढूंढने लगते हैं ताकि खाने का इंतजाम हो जाए। फिर वो लोग सांप को मार के पकाना शुरू कर देते हैं। वो सांप खाने में टेस्टी था, टेस्ट हो या ना हो उन लोगों को खाना तो मिला। फिर अगले ही सुबह वो लोग फिर से निकल पड़ते हैं। कभी उन लोगों को नदी मिल जाता है जहाँ ढेर सारा पानी, और कभी उन लोगों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रहा था। फिर वो लोग चलते चलते चीन की दीवार तक पहुँच जाते हैं। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग इंडिया के करीब पहुँच गए थे। और फिर वो लोग तिब्बत पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पहाड़ी इंसान से मिलते हैं, जो कि उन लोगों को लासा जाने का रास्ता दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, उन लोगों को अच्छा खाना और पानी भी मिलता है। और फिर वहाँ गांव के मुखिया उन लोगों को बोलते हैं आप लोगों को इंडिया जाना है तो सिक्किम के रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन इस समय सिक्किम जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर बर्फीले तूफान आया तो सब मर जाओगे, इसलिए तुम इस गाँव में 3 महीने तक रहो। फिर वो लोग सोने के समय एक दूसरे से बोल रहे थे हम लोग को यहाँ 3 महीने तक रुक जाना चाहिए, लेकिन यानुस वहाँ रुकने वाला नहीं था। और तो और मिस्टर स्मिथ वो भी अमेरिकी रेस्क्यू कैंप जाना चाहता था। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन साथ में दुख भी हो रहा था, क्योंकि उन लोगों का कुछ साथी रास्ते में मर गया था। और फिर सब लोग अपने मन की बात बोलने लगते हैं। वो सब घर जाना चाहते थे, घर में जाके कोई ना कोई काम करना चाहते थे, लेकिन यानुस घर नहीं जा सकता था क्योंकि पोलैंड और भी रशिया के दखल में है। इसलिए यानुस बोलते हैं मैं सिर्फ चलता ही रहूंगा जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। फिर वो सबके मना करने के बावजूद सुबह को ही निकल गया अपने रास्ते, और उसके पीछे पीछे उनके 2 दोस्त भी निकल पड़ते हैं उनके रास्ते। फिर आखिरकार वो लोग पहाड़ पार करके इंडिया पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी। लोग चाय के खेतों में काम कर रहे थे। वो लोग पहुंचते ही उन लोगों का स्वागत किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में एक कहावत है अतिथि देवो भव। वहाँ के नेता उन लोगों को लेने के लिए आते हैं और एक पुलिस वाला उन लोगों से पूछता है क्या आप लोगों के पास पासपोर्ट और कुछ पेपर वगैरह है। ये सुन के वो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला बोलते हैं कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ आ जाइए। हमारे भारत के लोग सबको एक झटके में अपना मान लेते हैं। लेकिन यानुस को वहाँ पे भी रुकना नहीं था। वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, और ना जाने उसने क्या क्या देखा। और फिर एक दिन 1989 को पोलैंड आजाद हो गया और लगभग 50 साल बाद वो अपने घर को लौटे। तब वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी बुरी हो चुकी थी। तो दोस्तों 50 साल पैदल चल के पूरा दुनिया घूमने के बाद वो अपने घर को लौटा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।